खुश एकदम। खम्बघड़ी, हाँ खम्बघड़ी। आज रास्ते में बच्चे मुझे है क्या बोले, राम राम सा, हाँ, राम राम सा। यहाँ क्या क्या, राम राम सा, खम्बघड़ी और तीसरा भी कुछ है, यही दो है मेन। जय माता दी। जय माता दी तो पंजाब से आया भाई, पंजाब से राजस्थान पहुंचा है। जो राजस्थान की अपनी संस्कृति है वो तो दो चीजें हैं। चलिए, आज की जो वर्कशॉप है उसका उद्देश्य, पर जब मैंने पूछा अपनी टीम से कि इन बच्चों को किन प्रश्नों में रुचि है, किन मुद्दों पर ज्यादा बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने अजीब सी बात की, बोले इनको सब पता है, सिर्फ आपको देखने आए हैं। तो मैंने कहा ये क्या बात है। तो मैंने कहा नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बच्चों को, इनके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा आप उनसे पूछ लेना, हमें तो बहुत आइडिया नहीं कि उनके मन में क्या जिज्ञासाएं हैं। तो करीब 2 साल पहले जब हम पहली बार यहाँ आए थे, आरएएस की वर्कशॉप जो ली थी, तो उसमें कुछ बातें हुई थी। फिर कोविड आ गया और अब कोविड के बाद चीजें सामान्य हुई। आप लोग आरएएस वाले ही है ना? आप में से कितने बच्चे आईएएस वाले हैं? सिर्फ आईएएस वाले? अच्छा, और सिर्फ आरएएस वाले? ज्यादा लोग सिर्फ आरएएस वाले हैं। और ऐसे जो दोनों रास्तों पर चल रहे हैं, ऐसे लोग कितना इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसे हैं जो आरएएस में भी नहीं थे, आईएएस में भी नहीं थे, लेकिन तीसरे वाले में हाथ खड़ा कर लिया उन्होंने। तो वो शायद वेट ही कर रहे होंगे कि तीसरा ऑप्शन है तो हाथ खड़ा करें। तो ये वर्कशॉप मूल रूप से आरएएस के लिए है। पिछली वर्कशॉप मैंने पिछले महीने आईएएस पे ली थी, और अब आरएएस में जो पीछे एक अटेम्प्ट हुआ, एग्जाम भी हुआ जिसके मेंस के बीच में जो चीजें हमने समझी यहाँ 1-2 साल में, उसके बेस से बहुत सारे चेंजेस किए सिस्टम में, और अब हम पूरी ताकत के साथ फिर शुरुआत कर रहे हैं नए बैचेस की। एक तो हमें पिछले 2 साल में जो समझ में आया वो ये कि बहुत सारे बच्चे तो हैं जिनको आरएएस फाउंडेशन का बैच चाहिए, और फाउंडेशन का मतलब प्रीलिम्स और मेंस साथ साथ चलता रहे, स्लो चलता रहे। स्लो का मतलब रोज एक क्लास 2.5-3 घंटे की। ये वो बच्चे हैं जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12वीं क्लास के बाद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। इनको एग्जाम शायद 2 साल के बाद देना है, कॉलेज भी जाना है, और वो चाहते हैं कि इतना ही क्लास में होता रहे कि हमारी कॉलेज और ये पढ़ाई साथ साथ होता है, कि ग्रेजुएशन खत्म होते ही हम तैयार हों आरएएस का एग्जाम देने के लिए। वो बड़ी संख्या बच्चों की है ऐसी। तो हमने उन्हीं को ध्यान रख के एक आरएएस फाउंडेशन बैच शुरू किया था, बल्कि 2 बैच इस समय हम कर रहे हैं आरएएस फाउंडेशन के, और वो बच्चे उसमें उसी तरह से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। फिर हमें कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर हम तो ना जयपुर लगातार रह नहीं सकते, हम तो किसी दूसरे शहर से आए हैं, कम टाइम के लिए आए हैं, रहना मुश्किल है जयपुर में। पढ़ाई तो हम कर लेंगे एक दिन में 5 घंटे भी, 6 घंटे भी, 7 घंटे भी, लेकिन जल्दी से कोर्स हो जाए तो बढ़िया है। फिर कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेंस की तैयारी अभी क्यों करें, प्रीलिम्स होगा तब तो मेंस की बात सोचेंगे। ये अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि पहले प्रीलिम्स हो फिर मेंस के बारे में सोचें, मेंस हो तो इंटरव्यू के बारे में सोचें, जो कि बहुत स्वस्थ अप्रोच नहीं है। लेकिन किसी बच्चे की व्यक्तिगत ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि वो इसके पक्ष में हो। तो हमने बहुत सोच समझ के तय किया कि अब हम आरएएस के बैचेस 3 तरह के शुरू करें। आरएएस प्रीलिम्स अलग बैच, जो कि 5 महीने का, जिसमें रोज 2 क्लासेस हों, 5 से 6 घंटे। ये उन बच्चों के लिए जो दिल्ली या जयपुर में हैं, लेकिन टाइम कम है उनके पास किसी भी वजह से, जो तो जयपुर में रह नहीं सकते, या जयपुर में हैं लेकिन कुछ ऐसा काम करते हैं कि बहुत टाइम है नहीं उनके पास निकालने के लिए, या उम्र इतनी है कि अब वो बहुत वेट नहीं कर सकते, 1.5 साल 2 साल के बैच का वेट नहीं कर सकते, जल्दी से तैयारी करके एग्जाम देना है। जैसे एग्जाम अब जो आने वाला है, क्योंकि अब 2022 चल रहा है, 2023 में इलेक्शन हैं, तो 22-23 में एक एग्जाम तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। ये हर स्टेट में होता है, केवल राजस्थान की बात नहीं है। इलेक्शन से 1 साल पहले एग्जाम आता ही आता है, सामान्य सी बात है। तो जिन बच्चों को इस एग्जाम में बैठना हो, वो तैयारी भी शुरू करनी है, उनका क्या रास्ता निकाले। और फिर एक ऐसी, मतलब क्या कहूँ, खेप है बच्चों की जो कहते हैं कि सर प्रीलिम्स तो हमारा एक बार निकल चुका है और मैनेज हो ही जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी आरएएस का प्रीलिम्स आईएएस के प्रीलिम्स से बहुत आसान है, सीधी सी बात है। देखिए आईएएस के एग्जाम में कितने लोग बैठते हैं, 5 लाख के आसपास, पिछली बार तो कम बैठे। आरएएस के एग्जाम में कितने बैठते हैं, 3.5 से 4 लाख बैठते हैं, ऑलमोस्ट सेम नंबर है। सीट वहां जितनी होती है उतनी यहाँ भी होती है, 900 से 1000 के बीच में वहां भी होती है, यहाँ भी लगभग उतनी आ जाती है। इसका मतलब है कि एक स्टेट के एग्जाम में भी उतने ही लोग, उतनी ही सीटें जितना पूरा यूपीएससी करती है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ एग्जाम देने वाले ज्यादा लोग यहीं के हैं, उसमें पूरे देश के हैं, तो ये एग्जाम का लेवल थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर प्रीलिम्स तो हम एक बार कर चुके हैं, हम कर लेंगे, मेंस में दिक्कत आती है बार बार। तो क्या कोई ऐसी संभावना है कि केवल मेंस का बैच मिल जाए हमें
और पहले ऐसा हमारे पास था नहीं, केवल फाउंडेशन बेस था सिर्फ हमारे पास। तो हमने कुछ नियम निश्चित किए, कुछ पॉलिसीज निश्चित की और निश्चित ये किया कि अब से हम 3 तरह के बैच चलाएंगे। एक RAS प्रीलिम्स पूरा बैच, रोज 6 घंटे, 5 महीने में खत्म। दूसरा RAS मेंस बैच सिर्फ, वो भी करीब 6, 6.5, 7 महीने में पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी रोज 2 क्लासेस होंगी उन बच्चों के लिए जिनको मेंस करना है, जल्दी करना है। तो पहले तो हमने विचार बनाया कि अब से यही करेंगे। इतने में कई बच्चे आए कि नहीं, हम तो BA फर्स्ट ईयर वाले, हम क्यों 6-7 घंटे पढ़ेंगे, हमें तो फाउंडेशन चाहिए, स्लो चले और हम 1.5 साल में 2 साल में सिलेबस पूरा करें आराम से। तो फिर हमने तय किया कि ठीक है, हम जो पहले फाउंडेशन वाली हमारी अप्रोच थी, जो IAS में हमारी अप्रोच यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, वो भी लेके चलें। और अब से हमने तय कर लिया कि RAS के 3 बैच चलेंगे, मतलब 3 तरह के बैच चलेंगे, प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग, फाउंडेशन अलग। अब आपको अपनी सुविधा से तय करना कि आपके लिए कौन सा बैच सबसे अच्छा है। टीचर सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा और हम उस चीज को मैनेज करेंगे। शायद जुलाई महीने में हम शुरू करने वाले प्रीलिम्स का भी, मेंस का बैच भी। एक तो ये बड़ा परिवर्तन जो हमें समझ में आया। पहले मैं बताऊं कि हमें क्या समझ में आया, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपके और क्या प्रश्न इसके बाद है, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। दूसरा, हमें संदेह था शुरू में कि जयपुर में कितना हमें स्वीकार किया जाएगा। तो ये बिल्डिंग हमने पूरी ली थी बड़े साहस के साथ कि देखते हैं क्या होगा। वाह, चलिए साइलेंट कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं गाना अच्छा था, है ना। तो हमें थोड़ा सा संशय था कि पता नहीं क्या होगा, जयपुर में कितनी स्वीकृति मिलेगी, लेकिन कोविड खत्म होते ही चीजें हमें बड़ी अनुकूल लगी। आई कोई बहुत जोर से फोन कर रहा है आपको, है ना? कंपनी से आ रहा है, मुझे लगा कंपनी के लिए आ रहा है। आप सब लोग फोन साइलेंट पे कर लीजिए ना। मेरी क्लास में जब भी किसी का फोन आता है ना, मैं बहुत शांतिपूर्ण आदमी हूँ, मुझे अहिंसक व्यक्ति हूँ मैं। मुझे किसी को डांटना, मतलब मुझे 5-5 साल हो जाते किसी को डांटे हुए, क्योंकि मन ही नहीं करता डांटने का, जरूरत भी नहीं पड़ती, मन भी नहीं करता। और मेरे घर में भी मतलब बच्चे हैं 1-2, लेकिन उनको भी डांटने का फायदा नहीं है। 1-2 बार डांटा तभी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा जब डांटने से कुछ होना नहीं, फिर डांटू क्यों मैं बिना बात के। तो मैं बहुत प्यार से चीजें हैंडल करता हूँ। तो क्लास में किसी बच्चे का फोन है तो मैं उसको बधाई दे देता हूँ कि फाइनली तुम्हारा फोन आ ही गया, अब क्लास के बाद जाना चाय पीने के लिए, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। फिर नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ ना। फिर वो बच्चे शर्मा के अपना फोन साइलेंट कर लेते हैं उसके बाद कि अगली बार सरेआम बधाई दे देगा तो इससे अच्छा फोन साइलेंट ही कर लो। तो मेरी क्लास में किसी का फोन बजे, मैं इतने बोलता हूँ आ गया फाइनली तुम्हारा फोन, अब तुम अकेले नहीं रहे। तो चलिए, तो एक बात तो ये हुई कि हम इसको 3 बैचेस में सेपरेट करना चाह रहे हैं। दूसरा, जब हमने शुरू में नोट्स पे काम किया, हमारा एक तरीका है कि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं पहले उस पर बहुत व्यवस्थित तैयारी एक साल की करते हैं। हमने राजस्थान के नोट्स पे काम किया, पहले डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बनाया, 2 साल वो किया, उसके बाद फिर हमने उसको नोट्स के रूप में कन्वर्ट किया जो हम यहाँ के बच्चों को देते हैं। तो हमने 8 बुक्स बनाई जिसमें RAS का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस से कवर कर दिया और वो सब बच्चों को दिया। तो वो क्या होता है कि बुक्स बच्चों को दे दी, उसके बाद टीचर क्लास में कंसेप्ट समझाएगा, डायग्राम बना के समझा देगा, और जो चीजें ऐड करनी है नोट्स में, कुछ अच्छे आंसर्स लिखवाने वो क्लास में लिखवा देंगे और रेफरेंस के लिए वो नोट्स उनके पास, बच्चों के पास रहेंगे। फिर एक दिक्कत आने लगी कि वो नोट्स तो प्रीलिम्स और मेंस से कंबाइंड है। तो कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर अब एक ही टॉपिक है, मान लीजिए मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं इतिहास में, हमारी चिंता है प्रीलिम्स 2 महीने बाद, उसमें मौर्य साम्राज्य लिखा हुआ प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पूरा, इतना हमें नहीं पता कि हम इसमें से कितना पढ़ें कितना छोड़ें अभी, क्योंकि अभी तो एकदम नए हैं, कैसे समझे। हमें लगे दुविधा है अलग किस्म की। अच्छा, IAS में और UPPCS में, BPSC में दुविधा उस लेवल पे काम नहीं करती जितनी RAS में काम करती है। तो फिर हमने एक पॉलिसी डिसीजन किया पिछले साल 2021 के अगस्त सितंबर के आसपास। हमने इन 8 बुकलेट्स को रीस्ट्रक्चर किया। एक तो सिलेबस चेंज हुआ था मेंस का थोड़ा सा, उसको ध्यान रख के हमने कहा कि अब इन बुक्स को चेंज करके 2 बुक्स बनाते हैं थोड़ी सी मोटी, केवल प्रीलिम्स के लिए। अब जिन बच्चों को प्रीलिम्स देना है वो केवल इन 2 बुक्स को ठीक से फॉलो करने और कुछ ना करें, क्लास प्लस ये 2 बुक्स। उसमें मेंस का सारा सिलेबस हटा दिया हमने और फिर 4 बुक्स बनाई मेंस के हिसाब से पेपर वाइज, क्योंकि मेंस में 4 पेपर सबके होते हैं। तो उन चारों की बुक्स बना के इस तरह से, वो भी प्रिंटिंग में है, आने वाली बहुत जल्दी, कि अब मेंस देना है तो केवल मेंस की बुक देखिए, प्रीलिम्स देना है केवल प्रीलिम्स की बुक देखिए, और साथ में टीचर्स भी केवल प्री के बैच में और केवल मेंस के बैच में उसी हिसाब से पढ़ा पाएंगे।
तो एक अंतर हमने ये किया नोट के स्ट्रक्चर में, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तीसरा, हमें लगा कि इस बिल्डिंग में पता नहीं कितना काम कर पाएंगे, लेकिन 2 साल में ऐसा लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, और हमने विशेष रूप से सोच के कि आरएएस के लिए अलग से कोशिश करें। हालांकि व्यावहारिक तो ये है कि हम दोनों बिल्डिंग्स को अपनी सुविधा से यूज करें। शायद आपने देखा हो कि सामने एक नई बिल्डिंग हमने इस बीच में ली है, देखिए आप लोगों ने। इस बिल्डिंग के बाहर जाएंगे, सड़क क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे फ्लाईओवर के पास, तो उससे पहले ही एक बिल्डिंग है, इससे थोड़ी सी बड़ी बिल्डिंग है, वो हमने पूरी ली। वहाँ कई क्लासरूम बन गए हैं, वहाँ एक लाइब्रेरी भी बना दी है, और उस लाइब्रेरी में आजकल आईएएस मेंस की मेंटरशिप हमने शुरू कर दी है पहली बार। दिल्ली में पिछले साल हमने पहली बार मेंस की मेंटरशिप की। मैंने सुना है कि राजस्थान के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, बड़े मतलब पढ़ाई के नाम पे वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज मैंने देख भी लिया, ऐसा नहीं है, मैंने सुना है बहुत ज्यादा। और मैं आईएएस के रिजल्ट में हर साल देखता भी हूँ कि जो आरएएस में तो राजस्थान के बच्चे झंडे गाड़ेंगे, और कौन गाड़ेगा? आरएएस तो आपके घर का होम प्रोडक्शन है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है। आरएएस में तो आरएएस राजस्थान के बच्चे आएंगे, और आईएएस में जिस अनुपात में आरएएस जैसे राजस्थान के बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम में, वो अपने आप में बड़ा सुखद आश्चर्य का विषय है। इस बार भी जैसे ये रवि भी आ गया और सुनील भी आ गया, मतलब केवल सहयोग की बात थोड़ा है। जिसका 3rd हाईएस्ट रैंक है 104, वो भी तो राजस्थान से ही है शायद, है ना? वो भी राजस्थान से है ना? हाँ, लाइन से राजस्थान के बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना। यही तो है कि ऐसी नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए। देखिए, हो सकता है यही बात हो। और यहाँ ज्यादा तापमान की आदत वैसे भी रहती है बच्चों को, तो इतना फर्क नहीं पड़ता होगा। एक फर्क ये भी है ना। तो फाइनली वो नई बिल्डिंग हमारी तैयार हो गई है। हमने सोचा था कि आरएएस की सारी क्लासेस वहां चलाएंगे, आईएएस की यहाँ चलाएंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, वो तो बच्चों की संख्या के हिसाब से जो क्लासरूम उपयुक्त हो उसका इस्तेमाल करें। 3 बातें। चौथी बात ये कि बीच में कोविड की वजह से मैं यहाँ पर कम आ पाया क्लासेस के लिए। आरएएस मेंस में ये तय किया था मैंने कि जो हिंदी वाला पेपर है, पेपर 4, हमारी एक विद्यार्थी इस बार जो आरएएस में टॉप रैंक्स में आई, उसका हिंदी में इस एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आए। पद्मा, हाँ पद्मा की बात ही कर रहा हूँ। पद्मा मेरी दिल्ली में हिंदी साहित्य की और एथिक्स की स्टूडेंट रही है, जीएस की स्टूडेंट रही है। तो मैंने तय किया था कि वो पेपर, उसमें हिंदी वाला हिस्सा मैं ही पढ़ाऊंगा। और अब क्योंकि स्थितियाँ ठीक हैं, क्लासेस चल रही लगातार, तो मैं अगले महीने से अगले 3-4 महीने हर महीने आके 3-3, 4-4, 5-5 दिन क्लास लेके उस विषय को पूरा करने वाला हूँ। तो जिनमें आप में से जिनको हिंदी वाली दिक्कत है, तो वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास से हम शुरू करेंगे और वो क्लासेस पूरी करेंगे। ये हुई 3-4 बातें जो मुझे अपनी ओर से कुछ बतानी थी। अब मुझे ये बताएं कि आपके मन में क्या क्या जिज्ञासाएं हैं। 3-4 जिज्ञासाएं पता लगे तो मैं उनका उत्तर दूं, और फिर आपके प्रश्न कुछ और होंगे तो उसका जवाब दूंगा। लेकिन आरएएस पे ही बात करेंगे आज, आईएएस पे बात नहीं करेंगे। पूछिए क्या क्या प्रश्न है आपके। हाँ, अच्छा, एक सवाल आपका होगा कि अगर मैं आरएएस के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी करना चाहूँ, आईएएस कर रहे हैं, आरएएस दें या ना दें? हाँ, तो दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे सर, कभी कभी ऐसा लगता है ना भाई, जैसे यूपीएससी दे रहे तो आरएस, तो फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। नहीं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान दें या ना दें, ये दो है। हाँ सर, और अगर दे तो फिर उससे सिलेबस कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? कैसे करें, बेसिकली ये मामला हो जाएगा। देने में क्या दिक्कत है? एग्जाम, जब 2 एग्जाम्स हैं, दोनों में अच्छी नौकरी मिलती है और अभी तैयारी है, तो क्यों नहीं देंगे एग्जाम? जरूर देंगे। सर बहुत से कहते हैं भाई इधर आएंगे फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उधर यूपीएससी। डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, हाँ, तो एक बार तैयारी होने के बाद करना है, वो मैं समझाता हूँ आपको। कि अगर आपके मन में ये भाव है कि मैं आईएएस के साथ साथ के आरएएस एग्जाम भी दे दूं, तो उस केस में कैसे काम करना है। ठीक है, चलिए, और जो 2-4 सवाल पूछिए, फिर उन सब पे हम बात कर लेते हैं। सर आईएएस इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे ऑप्शनल में ऑफलाइन कोई है नहीं, मतलब ऑनलाइन ही लेना पड़ता है। हम तो आरएएस की बात कर रहे थे यार, लेकिन आपने सोचा भाड़ में जाए नियम। मैं तो वही पूछूंगा जो मुझे पूछना है। ऐसे ही होता है, ठीक है, नॉर्मल है, अपनी बात कह देनी चाहिए। आरएएस और आईएएस दोनों साथ साथ में कैसे हो? ये तो है, लिखा हुआ है, ये तो लिखा ही है। अब चिंता ना करें। सर गुड इवनिंग सर मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो सर इधर आरटीयू जो एफिलेटेड कॉलेज है, तो उसमें सर बहुत माड़ा हाल है। जैसे कि सेमेस्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, एग्जाम ऊपर नीचे होते हैं। तो सर इस बीच जो ग्रेजुएशन के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो सर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर आप बताइए टाइम मैनेजमेंट पे। हमारे कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे आप? हाँ सर। और वहाँ कितनी क्लासेस होती है दिन भर में? सर चलती रहती है, जितनी चला लो।
आप मतलब सुबह से शाम तक चलती है क्लासेस? सर सुबह स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद सर वो जो प्रैक्टिकल्स मिलते हैं फिर उसको काम करने का जो उसी टाइम खत्म करना होता है, वरना वो बैक वैक और बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उसमें सर बहुत सुबह से लेके सर शाम 4 5 6 बजे तक का टाइम पूरा निकल जाता है। और अभी आपकी उम्र क्या है? सर मैं 20 का ही हूँ। तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं सर, एक अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ सर मैं, पर बहुत सारी दुविधा रहती है कि कैसे मैनेज करें टाइम। फर्स्ट ईयर में दुविधा रहती है? हाँ सर, सर 6 महीने का रहता है ना सेमेस्टर, अभी 1.5 महीने में खत्म हो गया। हाँ तो क्या हो गया? सर कैसे पढ़े यहाँ के लिए कि वहाँ के लिए? दोनों के लिए सर, उधर भी तो पास होना ही है। नहीं नहीं, वहाँ तो खैर पास होना ही है आपको। नहीं सर, कॉलेज में बात कर रहा हूँ, कॉलेज में भी तो बैक नहीं आनी चाहिए। मैं समझ गया, कॉलेज में पास होना है, लेकिन दुविधा किस बात की है? सर तैयारी कैसे करें, एकदम फुल फ्लेज तैयारी करनी है ना। आपको, आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हैं, हाँ सर। आप 3 साल बाद एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए, और आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी है अभी से। जब 3 साल हैं आपके हाथ में, तो अगर आप दिन में एवरेज 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी है? कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि दिक्कत होती नहीं है, हम सोचते हैं कि दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है। अपने कॉलेज से कोई कंप्रोमाइज मत करो। कॉलेज में अगर आपको दिन में 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे पढ़ो, क्लासेस करो, असाइनमेंट्स करो, प्रोजेक्ट्स करो, सब कुछ करो। उससे जो टाइम बच जाए, जैसे अगर आपको आरएएस की तैयारी करनी है तो बेहतर है कि फाउंडेशन प्रोग्राम जैसा आपके लिए ठीक है, दिन में 1 क्लास 2.5 घंटा उठाए। और मान लीजिए कि 10 दिन बीच में ऐसे आए कि असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, आप नहीं क्लास कर पाए, तो कोई बात नहीं। ये जो क्लासेस यहाँ पर होती हैं हाइब्रिड होती हैं। आप जो भी क्लास करेंगे, अगर आप नहीं आ पाए, आपके पास ऐप पे तो रहेगा ही रहेगा, फोन पे। तो 10 दिन की क्लास अगर नहीं कर पाए, तो उसके बाद 3 दिन जब छुट्टी मिले, 10 दिन की सारी क्लास देखो, उसके बाद वापस आगे ज्वाइन कर लो। ये तो ऑप्शन है ही। कोविड ने जो नुकसान किया हमारे समाज के किया, लेकिन एक फायदा भी तो किया। और फायदा ये कि अब शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो हाइब्रिड सिस्टम है हर जगह आ गया है, वो यहाँ तो एप्लीकेबल है ही। तो अगर आप कभी क्लास नहीं कर पा रहे कॉलेज की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐप पे देखिए, और ऐप पे देख के रिवाइज करके जब आप उस गति में आ जाएं, क्लास के साथ आ जाएं, फिर ऑफलाइन में आ जाइए। ठीक है, डरना नहीं है, सब तो ठीक है यार। फर्स्ट ईयर में भी इतना तनाव लेंगे तो कैसे चलेगा? सादर प्रणाम सर। जी नमस्कार। सर मेरी ग्रेजुएशन अभी एक्चुअली कल कंप्लीट होगी सर। अरे वाह, कल हो गई या कल होगी? सर मतलब लास्ट पेपर है सर कल। कल लास्ट पेपर है। हाँ सर, इसका कारण भी यह है कि मतलब कोविड की वजह से पेपर डिले होकर जुलाई के जो मिड तक चले। कोविड की वजह से बच्चे पास भी तो हो गए। लेकिन सर जो एग्जाम थे सर वो ऑफलाइन कंडक्ट हुए थे, इस वजह से वो लेट हो गए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर मैं मतलब शुरू से ये सोचता था कि अपन फाइनल ईयर में जो यूपीएससी की जो तैयारी स्टार्ट कर देंगे सर हिंदी मीडियम से, लेकिन वही संकट की वजह से सारे एग्जाम लास्ट में कंडक्ट हुए और फिर ये जो परिणाम है, अब कल ग्रेजुएशन होगी। बहुत बधाई हो। ये बार बार बता रहे हैं कि इन पे ध्यान दिया जाए, ग्रेजुएट हो गए। हाँ तो सर अब क्या है सर, मैं मतलब पहले सोचता था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो उसके लिए सर पहले बेसिक्स पढ़ना, जैसे अगर मैं फाइनल ईयर में पढ़ता तो उसके बाद जैसे कोचिंग ज्वाइन करता तो टाइम भी रहता। लेकिन सर अब अगली साल जैसे 10 महीने का समय है, ठीक ठीक ठीक। तो उसमें मैं किस प्रकार से जैसे पहले बेसिक्स पढूं, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करूं। कौन सा एग्जाम? 23 में देना एग्जाम आपको? जी सर। ठीक है। बीच में सर फिर एक संकट आ गया कि जो अभी आरएस का जो रुझान है, वर्तमान में आरएस का जो रुझान है सर, तो मेरा झुकाव है सर वो आरएस की तरफ बढ़ रहा है सर, कि मैं पहले मतलब आईएएस की भी किस प्रकार से तैयारी करूं कि आरएस का प्री और आपको 2023 में आईएएस एग्जाम देने का मन है, पर इस बीच में झुकाव आरएएस की बढ़ गया है। यस सर। इस पे एक गीत है, तू प्यार है किसी और का। सुने, ये सुने गाना? आपसे सुन लिया सर, ये मतलब सौभाग्य मेरा, आपसे पहली बार आपसे सुना है। कितना अच्छा बोले कि मैं चाहता तो वो हूँ, पर झुकाव वहां पर रहा है। तो एक गाना ना आपके जन्म से पहले का गाना है, 1990 के दशक में आया था, शायद सड़क फिल्म में था, पता नहीं किसमें था। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो अब आपकी दुविधा वही है कि मैं कैसे मतलब इस चीजों को मैनेज कैसे करूं सर, दोनों को साथ लेके चलूं या कोचिंग आप ज्वाइन तनाव करूं? मत लीजिए, मैं समझ गया आपकी बात की। दोनों को साथ लेके चलना है कि कैसे चलना है, ठीक है, यहाँ भी लिख लेते हैं। अब मुझे आपके सवालों का आइडिया लग गया, आप किस तरह की दुविधाओं में हैं। एक दो और पूछते हैं, फिर मैं अब समझ गया, मैं समझ गया, आपके सारे सवाल समझ गए, चिंता मत, आइडिया हो गया मुझे। हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम खेमचंद है। हेमचंद। हाँ सर। हाँ बताइए। सर मैं कह रहा था कि आरपीएस सेकंड वरीयता को यदि फर्स्ट वरीयता के रूप में प्राथमिकता दी जाए तो सर चयन प्रक्रिया में क्या प्रभाव कुछ पड़ेगा? नहीं, फायदा होगा। ये कह रहे हैं कि अगर मैं आरएएस की जगह आरपीएस को नंबर 1 पर रखूं, यही कह रहे हैं ना? यस सर। तो तो चयन इससे प्रक्रिया में क्या क्या? फायदा है, नुकसान होगा? फायदा होगा। और सर दूसरा सवाल कि आरपीएस में
मेडिकल पे क्या होता है विशेष तौर से हाइट के लिए, और यदि मेडिकल अपूर्ण हो, अयोग्यता यदि अपूर्ण हो तो क्या पूरी चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो नियम आईएएस आईपीएस पे है वही आरएएस आरपीएस। इनका सवाल ये है कि अगर मैं आरपीएस को पहली प्राथमिकता दूं आरएएस की तुलना में तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर एक। और यदि मैं या कोई भी मेडिकली अनफिट हो जाए आरपीएस के लिए तो क्या चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाऊंगा पूरी तरह से, या इसमें क्या नियम है? तो दोनों पर एकदम बड़ा सामान्य समझ लीजिए। क्या होता है कि जैसे आईएएस में भी, यूपीएससी में जब कोई बच्चा पहली प्रेफरेंस आईपीएस भरता है तो बोर्ड मेंबर्स के मन में और भारत सरकार के मन में ये बात बैठी हुई है, ये आप भी समझेंगे, ये राजस्थान पे भी अप्लाई हो जाएगा, कि जितने लोग राजस्थान पुलिस में हैं, जिसको आप डीवाईएसपी या एसीपी कमिश्नरेट सिस्टम में बोलते हैं, आप इस बात को मानेंगे कि उनमें से कम 90% 95% ऐसे हैं जिनका मन था आरएएस में जाने का और आ गए आरपीएस में। ऐसा ही होता है ना, ऐसी आईपीएस में होता है। जो आईपीएस में है उनमें से 90-95% वो हैं जिनका सपना था आईएएस बनने का, पर नंबर आया आईपीएस का। तो आईपीएस बनते हैं, बढ़िया काम करते हैं, पर जिंदगी भर उनके मन में ये दुविधा रहती है कि आईएएस नहीं बन पाए। ये दुख है। नहीं नहीं, आपको नहीं, इसे तो कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, वही आपके पक्ष में जाएगी बात। इसलिए जब कोई व्यक्ति पहली प्रेफरेंस आईपीएस भरता है या यहाँ आरपीएस भरता है तो मेंबर्स के मन में एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि ये व्यक्ति पुलिस में जाने के बाद कुंठाओं का शिकार नहीं होगा। इसके मन में ये नहीं आएगा कि काश में आईएएस बनता या आरएएस बनता। ये तो बाई चॉइस आरपीएस बनना चाह रहा है। और पुलिस में ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से आए हैं, न कि मजबूरी में आए हैं, उनके होने से पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसलिए चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे किसी भी स्टेट के आयोग की बात हो, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पर पुलिस सर्विस को रखा है तो मेंबर्स इस बात से खुश होंगे और आपको उम्मीद कीजिए कि इंटरव्यू में 2, 4, 5, 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे इस बात के कि आप अपनी खुशी से आरपीएस में जाना चाह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कि आपने जो प्रेफरेंस भरी, आरपीएस भरी, और हम एज्यूम करते हैं, जैसे आईएएस के अगर हम डेटा की बात करूं, आईएएस में अगर आप जनरल में है तो 77 तक आईएएस मिलता है और लगभग 210 तक आईपीएस मिलता है। ठीक है, मान लीजिए आपका रैंक 140 आया और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस थी, दूसरी आईएएस है, तीसरी आईएफएस है, चौथी आईआरएस मान लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आईपीएस है जो कि रैंक के हिसाब से मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप मेडिकली अनफिट हैं आईपीएस के लिए। ये ध्यान रखना कि पुलिस की सर्विस के लिए जो मेडिकल फिटनेस का लेवल है वो ज्यादा चाहिए होता है। जैसे आईएएस में हाइट से कोई मतलब नहीं है, कितनी भी हाइट आप आईएएस बन सकते हैं। आईपीएस के लिए 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और मेरे ख्याल से 160 या 155 महिलाओं के लिए उतनी हाइट जरूरी है। इसमें छूट केवल उनको मिलती है जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, जो राजस्थान में ऐसा मामला नहीं होगा, लेकिन आईएएस में ऐसा मामला होता है। अब और फिर नॉक अगर है, अगर दोनों घुटने आपके जुड़ जाते हैं, या फ्लैट फुट है, या कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप पुलिस में नहीं जा सकते। और बात सही भी है, अगर आप ठीक से नहीं देख पा रहे कलर्स को और किसी चोर का, आतंकवादी का पीछा करना है और उसने उसी रंग की कमीज पहनी जो आपको दिखता नहीं है, अब आप बंदूक लेके घूम रहे हैं, लेकिन कैसे आप देख ही नहीं पा रहे, कैसे मैनेज करेंगे? कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आप 2 कलर्स, लाल और हरा, आमतौर पर उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे अगर आपके फ्लैट फुट है तो आपकी रनिंग की क्षमता कम हो जाती है। तो पुलिस से तो भागना पड़ सकता है ना, कभी आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी कई लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, दोनों ही स्थिति भागना पड़ेगा आपको स्पीड से, और अगर स्पीड कम है तो फिर जान को खतरा हो सकता है। इसलिए पुलिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये आईपीएस में भी, आरपीएस में भी। अब मान लीजिए आप आईपीएस या आरपीएस के लिए एलिजिबल नहीं है मेडिकली, तो कैंसिल नहीं हुआ। आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, लेकिन आपका रैंक 140 है, जबकि आईएएस 77 में खत्म हो चुका है। तो आईपीएस इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप मेडिकली फिट नहीं है, जबकि रैंक ठीक है। उसके बाद आईएएस इसलिए नहीं मिला कि रैंक ठीक नहीं है, जबकि मेडिकली आप फिट हैं उसके लिए। फिर थर्ड पे जाएंगे आईएफएस। आईएफएस में क्योंकि रैंक आमतौर पर 200 के आसपास रहता है, 220-25 के आसपास, आप मेडिकली भी फिट हैं, रैंक भी ठीक है, तो आईएफएस मिल जाएगा। ये सिस्टम भारत के सभी आयोगों में चलता है। ठीक है, ये सिस्टम। तो आपने आरपीएस नंबर 1 पे भरा, किसी वजह से पुलिस नहीं मिली तो डरने की बात नहीं है। उसके बाद जो भी सर्विस आपके रैंक पे एलिजिबिलिटी में आएगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। बैठिए। बादल पूछ के थोड़ा ना उठता है कभी, बादल तो बादल है। एक बहुत प्रसिद्ध गजल का एक शेर है, एक लड़के के बारे में, आपकी उम्र के बच्चे के बारे में कहा गया है।
उसकी पहले मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आप शायद जानते होंगे कि ये तो बरसात का बादल है, ये बेचारा क्या जाने किस छत पे बरसना है, किस छत को छोड़ देना है। नहीं समझे? अच्छा, बड़ा अच्छा शेर है, मैं आपको बाद में पूरा शेर सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बताइए क्या सवाल है बादल आपका? सर मेरा ये सवाल है कि जो आईएएस और आरएस है सर, इन सिलेबस में कितना अंतर हो जाता है तैयारी के दौरान? इसको मैं इसमें डिस्कस करो, चिंता मत कीजिए, मैं चिंता मत कीजिए अभी। सर आपको देखने के लिए आया था मैं। क्या बात है यार, आप मुझे देखने के लिए आए थे और मैं आपको देखने के लिए आया था। मैं कह के आया था कि राजस्थान में जाके बादल देखने हैं इस बार। आप देखिए मुझे हो गया। आप सर शायरी बहुत अच्छी करते हैं। आपके मन में सवाल सच में था या आप केवल सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ रहे थे? दूसरी बात है ना, सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ आपके आंसर। अच्छा, लास्ट वाला उनसे पूछो भाई, वो जो ग्रीन चेक वाली शर्ट में भैया, उनसे पूछिए क्या नाम है आपका? यश। क्या बात है, केजीएफ। बताइए बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, आरएस के आंसर राइटिंग में मीन्स के। सर उसमें जैसे आरएस की, हाँ। हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए। और सर जैसे क्वेश्चन आरएस में मेंस में दो टाइप के आते हैं, एक तो एनालिस्ट वाले और एक स्ट्रेट, तो उनकी अप्रोच बता देना आप। और दूसरा ये कि जो मेंस के छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे ये अपने ये योगा वगैरह सब आते हैं, वो अभी से प्री के साथ पढ़े या फिर प्री का रिजल्ट आने के बाद पढ़े? मेंस का टॉपिक कब पढ़े? और सर जैसे आईएएस मेंटरशिप आप कर रहे हैं, आरएस मेंटरशिप भी चलाएंगे आप? उसके बारे में जानना था सर। और आरएस मेंटरशिप, ठीक है। थैंक यू सर। अब ऐसा करते हैं, पहले मैं इन सब का जवाब देता हूँ, उसके बाद मौका मिलेगा तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं बहुत गंभीर सिचुएशन में हूँ सर। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से सर। क्या गंभीर सिचुएशन है आपके जीवन में? सर मेरी 2016 में मैंने 12th की थी। अच्छा, उस टाइम मेरी उम्र 16 साल थी क्या बात है। और 19 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अरे। 2019 में ही। 19 की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया आपने, ठीक है। और 16 की उम्र पे 12वीं हुई थी आपकी। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, आरएएस में बहुत संक्षेप में उत्तर लिखने होते हैं, बहुत संक्षेप, या फिर क्लास के बाद मिलते हैं ना आपसे। पर बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है तो क्लास के बाद मिलेंगे। ठीक है सर, पर ये मतलब ये पूछ रहा था सर, मैं 2000 मैं ये सोच रहा था कि पहले मैं कोई जॉब ले लूं, उसके बाद में आरएस की तैयारी करूं। हाँ, तो इतना ही पूछो सिंपल कि क्या आरएएस की तैयारी करना सीधे ठीक रहेगा या पहले कोई जॉब ले लेनी चाहिए, ये सवाल आपका है ना। कौन सी जॉब? सर कोई भी ऐसी। जैसे सर मैं समझ गया, ऐसी कौन सी जॉब का ऑप्शन दिमाग में है आपके? सर जब उस टाइम एज तो हुई थी नहीं, 12th के बाद 16 साल का ही था, 17-18 अपन भर फॉर्म नहीं भर सकते सर उस टाइम। तो फिर मैंने सर एयरफोर्स का दिया था, उसमें मेडिकल में रह गया मैं। देखो, मुझे आपकी जीवनी नहीं लिखनी है जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं आरएएस में जाऊं या पहले कोई जॉब कर लूं, कौन सी जॉब दिमाग में है? सर फिलहाल मेरा 24 को एयरफोर्स का ही एग्जाम है वो। और जैसे एयरफोर्स की जॉब दिमाग में आपके है ना, कि क्या ऐसी कोई जॉब एयरफोर्स है ना, या किसी और के लिए प्राइवेट सेक्टर हो सकता है कि वो हम कर लें या ना? सर गवर्नमेंट जॉब। जी ठीक है, किसी और के लिए मैंने बोला प्राइवेट सेक्टर भी दिमाग में हो सकता है, आपके लिए सरकारी जॉब, ठीक है। अब पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपका, मैं एक तो ये ले लेता हूँ, कोर्स के साथ कैसे मैनेज करना है, और दूसरा आरएएस और आईएएस की तैयारी साथ साथ करने से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके हैं ना, वो सब। एक तीसरा लेंगे एनसीईआरटी बेसिक बुक्स, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी, इसको देख लेते हैं। इसका आंसर मैं दे चुका हूं, ये सवाल है ही नहीं। और उसके बाद ये सारा ग्रुप आंसर राइटिंग वाला एक साथ ले लेंगे, ठीक है। क्या हुआ? हाँ करेंगे ना, चिंता नहीं कर रहा, मैं तो केवल क्रम की बात कर रहा हूं, मैं तो केवल क्रम की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, एकदम जो प्रश्न आपका लिखा है वो तो हो ही जाएगा इसमें। देखिए, पहले देखते हैं कि आईएएस और आरएएस अगर दोनों आपकी प्रेफरेंस हैं तो पहली बात तो ये कितना फिजिबल है कि तैयारी साथ साथ करें। ज्यादा अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक की तैयारी करना ही ठीक हो। देखिए, इस समय क्या है कि जो आईएएस का सिलेबस है और जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है या यूपीपीएससी का सिलेबस है, ये लगभग 95% सेम है। और ये 3-4 साल पहले जो नया सिलेबस आया यूपीपीसीएस का 2018 में शायद, तब से हुआ। उसके पहले जैसे आरएएस था ना, एकदम अलग दुनिया थी।
यूपी की दुनिया अलग, आईएएस की अलग, और बच्चे उसी दुविधा में रहते थे जिसमें अभी आप हैं कि यूपी की तैयारी करेंगे तो आईएएस ही सधेगा, आईएएस ही करेंगे तो यूपी कैसे करेंगे, वो दुविधा थी। फिर सरकार ने खुद ही फैसला किया, सिलेबस को एक जैसा कर दिया। उसके बाद से वो बच्चे एकदम मस्त रहते हैं, एक तैयारी करते हैं, जो एग्जाम आया दिया और फ्री हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से जिन स्टेट्स में भी ऐसा नहीं है, उनमें से एक तो राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है। इन 3 राज्यों की तैयारी करना अपने आप में एक श्रम साध्य काम है, और इनमें भी ज्यादा मुश्किल जो 2 राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ और झारखंड है। इनका सिलेबस तो पता नहीं बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया, उसने दुनिया का हर ज्ञान सिलेबस में रख दिया है। मतलब झारखंड या छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आईएएस से 2-3 गुना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आईएएस बहुत छोटा सिलेबस है इसकी तुलना में। आरएएस में उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वो यूपी की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम करें क्या? देखिए, आरएएस में जो चीजें अलग हैं और जो आईएएस में अलग हैं, सवाल है कि उनको कैसे करें। कुछ चीजें कॉमन है, और कॉमन क्या है? मजे की बात है कि प्रीलिम्स आईएएस जिन चीजों से होता है वो सब कॉमन है। जैसे कॉमन चीजों में अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री? भारत की हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री भी, बल्कि आईएएस में भी है, राजस्थान में भी है। अब ये नहीं सोचना है कि आरएएस के लिए अलग से कैसे पढ़ना है। जो चीज कॉमन है, जैसे मौर्य साम्राज्य है, अब मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हुए आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि उसके बाद चाहे आईएएस प्रीलिम्स हो, चाहे आईएएस मेंस हो, चाहे आरएएस प्रीलिम्स हो, चाहे आरएएस मेंस हो, वो आपकी तैयारी एक साथ हो जानी चाहिए। ये बड़ी बात भी नहीं है। इसमें केवल एक पॉइंट होता है, वो ये कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का लेवल देखते हुए प्रैक्टिस कैसे करें, और दूसरा मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि आईएएस का मतलब है कि आपको 150 से लेकर 250 शब्दों के बीच में आंसर लिखने हैं। ऑप्शन को मिला लेंगे तो 100 कहेंगे, लेकिन 150 से 250 मान के चलिए। और आरएएस का मतलब है कि आपको 20, 50 और 100 इन शब्दों के आंसर लिखने हैं। इसके अलावा 5 सेगमेंट्स की तैयारी करने में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आईएएस में प्रश्न थोड़े कंसेप्चुअल होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे। आरएएस में प्रश्न उतने मुश्किल नहीं होंगे, थोड़े सीधे होंगे, थोड़े फैक्चुअल होंगे, ये है। पर टॉपिक तो सेम ही है, टॉपिक तो अलग नहीं है। तो यदि आप 2 चीजों पर ध्यान रख सकें, पहला, उसी टॉपिक पर आरएएस के लिए पढ़ते समय थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, और उसी टॉपिक को आईएएस के लिए पढ़ते हुए थोड़ा सा कंसेप्चुअल और थोड़ा सा ज्यादा गहरे प्रश्नों का अभ्यास करते चलें। उस टॉपिक के मेंस के प्रश्नों पर 150 शब्दों का अभ्यास कर लीजिए। 150 को 100 करना बहुत मुश्किल नहीं है, 150 को 200 करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। और कुछ बहुत छोटे छोटे प्रश्नों का 20-50 शब्दों में अभ्यास करना, और असली बात वो स्किल डेवलप करना। आप चाहेंगे तो हम अभी एक प्रश्न लेके देख लेंगे, आज ही देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभ्यास पता क्या होना चाहिए? एक ही प्रश्न आपके पास है, आपको उसी का उत्तर 250 में लिखना है, उसी का 150 में लिखना है, उसी का 100 में, उसी का 50 में, उसी का 20 में। और आपकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न मिला, शब्द संख्या मिली, खटाक से आंसर लिखा आपने उसका। अगर आपके अंदर एक क्षमता विकसित हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, हम अभ्यास करके देख लेंगे आज की क्लास में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आराम से, फिर क्या फर्क पड़ता है आईएएस से कि आरएएस से? आईएएस के लिए हम एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नाम की सीरीज निकालते हैं बुक्स की। जैसे पॉलिटी है तो उसमें करीब 1500 प्रश्न है प्रीलिम्स के लिए, अभ्यास करने के लिए। जितने आज तक आईएएस में, पीसीएस में, आरएएस में, यूपी में, एनडीए, सीडीएस में क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज बांट के अभ्यास के लिए बुकलेट बना रखी है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि यदि आपने उसका अभ्यास कर लिया, उसमें राजस्थान के भी सवाल है सारे के सारे, उसमें आईएएस में उससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आता हो ट्रेडिशनल, आरएएस में भी नहीं आएगा। उसका अभ्यास कर लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? 5 सेगमेंट्स मेन है इस तैयारी में, जिसकी आपको शुरुआत करनी चाहिए अभी से। आप जिस भी लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मैं भी पॉलिटी का मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी है, जिसको राजस्थान में अर्थ साइंसेस कह देते हैं। ज्योग्राफी का मतलब क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, एनवायरमेंट भी है, इकोलॉजी भी है। इस सबको हम ज्योग्राफी कह देते हैं। चौथा सेगमेंट है इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। और 5वां सेगमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी का। इन 5 सेगमेंट्स के बिना ना यूपीएससी होगा ना आरएएस होगा। और जो यूपीएससी की तैयारी हम करते हैं करीब 18 महीने में, उसमें से कम शुरू के 9 से 10 महीने इन 5 सेगमेंट्स में ही खर्च होते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी का 60% से ऊपर ये 5 सेगमेंट्स ही लेते हैं, और ये 5 सेगमेंट आरएएस में भी हैं। अब 2 तरीके हैं,
एक आपने इसकी तैयारी केवल आरएएस के हिसाब से की, बहुत गहराई में नहीं गए, जिस लेवल के सवाल आते हैं उस लेवल तक ही तैयारी की, तो आप सिर्फ आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके मन में सिर्फ आईएएस है तो आप आईएएस की ही तैयारी कीजिए, उसी लेवल पे जाइए। लेकिन जिनके मन में ये भाव है कि मैं राजस्थान का हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आरएएस एग्जाम भी दे दूंगा, लेकिन ट्राई आईएएस ही कर लेता हूँ। और मेरे ख्याल से सोचना तो बड़ा ही चाहिए, छोटा क्यों सोचेंगे। ये एहसास, क्योंकि जब आप छोटे जिलों से आते होंगे, छोटे शहरों से, छोटे गांवों से आते होंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम ये सोच नहीं पाते कि आईएएस जैसा एग्जाम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये दुविधा ज्यादा होती है। जबकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आप उन सबको जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। मैं कम से कम ऐसे 10 आईएएस टॉपर्स को जानता हूँ जो पीसीएस में फेल हो गए थे, इंक्लूडिंग आरएएस। और उसी साल की बात कर रहा हूँ, एक्स नाम का व्यक्ति वाई वर्ष में आईएएस का टॉपर है और उसी साल में अपने स्टेट के पीसीएस में सिलेक्ट नहीं हुआ है। ऐसे कम से कम 8-10 केसेस, या हुआ भी है तो बहुत पीछे हुआ है, ऐसे बहुत केसेस हैं। और इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आईएएस का एग्जाम पास करना, आरएएस का एग्जाम पास करना, ये दो अलग अलग दुनिया है। जो आरएएस में टॉप करेगा गारंटी नहीं कि यूपीएससी पास कर पाएगा, जो यूपीएससी में टॉप करेगा गारंटी नहीं कि आरएएस पास कर पाएगा। लेकिन जिसके अंदर दोनों क्षमताएं हैं, छोटा आंसर बड़ा आंसर सब कर लेता साथ साथ, चांस की बात है। ये भी हो सकता है कि आईएएस में वो टॉप कर जाए, आरएएस में पीछे का रैंक आए, ये इसका उल्टा कुछ भी हो सकता है। तो मेरी पहली सलाह ऐसे सब बच्चों, देखिए आप में 2-3 बैकग्राउंड के लोग होंगे, कुछ होंगे जिनके परिवार की स्थितियां काफी अच्छी हैं, अपना काम है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्या क्या है। उनके लिए एक ही मतलब है कि आईएएस में हो, आईआरएस में हो, किसी सेंट्रल सर्विस में हो तो ठीक है, वरना कुछ और देखेंगे। कुछ ऐसे जिनके सामने जीने मरने का सवाल है कि परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, कैसे मैनेज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जिनके पास उछलने का पूरा चांस है वो आईएएस पे फोकस करें। जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां और उस तरह की बातें ज्यादा अड़े जाती हैं तो बेहतर है कि वो आरएएस पर फोकस करें, लेकिन ये मान के ना चले कि सिर्फ आरएएस का ही एग्जाम देना है। आरएएस की तैयारी कीजिए, बीच में मौका मिले तो आईएएस एग्जाम दीजिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए अलग संविधान है कि आईएएस के लिए वही व्यक्ति बैठेगा जो आरएएस पे नहीं बैठ रहा है। ऐसा क्या है, अटेम्प्ट है, एज है, बैठिए। हाँ, यदि आप में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गए इसलिए आरएएस सोच रहे हैं तो उनके पास तो ऑप्शन केवल आरएएस का है ही। अदरवाइज मेरे ख्याल से आपको दोनों की ट्राई करना चाहिए, ये कॉमन चीजें हैं। अब अलग चीजें क्या है, जैसे आईएएस की बात करें, आईएएस में इथिक्स का एक पूरा पेपर आता है जो 250 नंबर का है, बहुत गहरे सवाल होते हैं। राजस्थान में इथिक्स के नाम पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, जो कि उसकी तुलना में काफी आसान पेपर है, मतलब बहुत गहरे सवाल नहीं आते हैं। यदि आपने इथिक्स पढ़ लिया आईएएस का तो मोटे तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पूरा हो जाता है। हालांकि एक दो छोटे मोटे, जैसे गीता का दर्शन, यूपीएससी में नाम नहीं लिखा, आरएएस में नाम लिखा है, और गीता के दर्शन में एक शब्द लिखा है लोक संग्रह। अब ऐसे एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो अलग से आपको देखने पड़ेंगे, वरना आप इसकी तैयारी करेंगे तो ये अपने आप होगा, ये मान सकते हैं। अलग से क्या आता है, इसमें एक गवर्नेंस नाम का टॉपिक है, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का टॉपिक है, जो काफी हद तक मैच करते हैं। हालांकि 2-2 दिन अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मेंस की बात करें तो आईआर यहाँ भी है आपके आरएएस के पेपर में, जो पेपर नंबर 3 है उसमें भी आईआर आता है, यूपीएससी में पेपर 2 में आईआर आता है। लेवल आईएएस से थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ का थोड़ा सा आसान होता है, घुमा फिरा के सिलेबस आप देखेंगे मैच कर रहा है। जो चीजें मैच नहीं करती हैं वो कौन सी चीजें हैं, आरएएस में कुछ ऐसी चीजें हैं। पहली बात, आपको राजस्थान स्पेसिफिक बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और वो इतना ज्यादा है, हर स्टेट कोशिश करता है कि हमारे स्टेट में अपने राज्य के ही लोग सिलेक्ट हो। उसका क्या तरीका उनके पास है, अपने स्टेट का पूछो। उसके 2-3 तरीके होते हैं। उसका पहला तरीका देखिए, जो नियम है, संविधान सम्मत नियम है, वो ये है, किसी भी स्टेट की वैकेंसी आए तो हर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है। जैसे 100 वैकेंसी मान लीजिए, 1000 वैकेंसी हैं आपके राज्य में। संविधान का अनुच्छेद 16, मेरे ख्याल से 16(3), ये सुनिश्चित करता है कि भारत के किसी भी राज्य की वैकेंसी आने पर किसी भी राज्य का व्यक्ति, भारत के कोई भी नागरिक उसमें अप्लाई कर सके, रोक नहीं सकते। अगर तमिलनाडु का बच्चा कहे कि मैं आरएएस बनूंगा, आप रोक नहीं सकते उसको पूरा हक है, संवैधानिक हक है, उसको मूल अधिकार है कि वो इस एग्जाम में शामिल हो।
अब लेकिन अशोक गहलोत जी को जवाब किसको देना है, तमिलनाडु के लोगों को या राजस्थान के लोगों को? तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे, नौकरी हमें दो। हर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव है कि नौकरी अपने लोगों को मिले, तो वो क्या करे बेचारा। तो जो तरीके किसी राज्य की सरकार निकालती है वो तरीके उस राज्य के लोगों के फेवर में चले जाते हैं। पहला तरीका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है और वो ये कहता है कि किसी राज्य के स्तर की नौकरी में जो आरक्षण होगा वो उस राज्य के निवासियों को ही मिलेगा, वो भारत के नागरिकों को नहीं मिलेगा, वो उस राज्य के निवासियों को ही मिलेगा। कितना आसान है। अब मान लीजिए आपने इस 1000 में से लगभग 60% सीटें आरक्षित कर दी, SC, ST, OBC, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए कर दिया। फिर राजस्थान में तो आरक्षण के कई टाइप्स हैं। जितने लोग आरक्षित हैं उनका बेनिफिट केवल उस राज्य के व्यक्तियों को ही मिलेगा। तो 1000 में से 600 सीटें तो केवल और केवल राजस्थान के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो गई, इसमें कोई दुविधा ही नहीं। अब बची 400 जो जनरल में है, उसमें आप ऐसा कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, एक नियम बना देंगे कि भाई हमारे जो राज्य की भाषा है, राज्य की जो राजभाषा है उसका एग्जाम होगा और उसके नंबर जुड़ेंगे। और आपने पहला तरीका क्या है, आरक्षण। दूसरा तरीका क्या है, भाषा। तमिलनाडु वाले कहेंगे भाई हमारे राज्य में काम तमिल में होता है, तमिल का एग्जाम 200 नंबर का होगा, उसके नंबर जुड़ेंगे। ये होते ही राजस्थान वाले इस लायक बचे कि तमिलनाडु में एग्जाम देंगे या नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तमिल नहीं आती। और तमिलनाडु का बच्चा यहाँ का पेपर 4 कैसे पास कर लेगा? 200 नंबर के पेपर में 120 हिंदी का आता है और वो हिंदी राजस्थान की अलग टाइप की हिंदी, वो हिंदी भारत में कहीं नहीं बोली जाती उस तरह की हिंदी। इतना मुश्किल पेपर आता है, मैंने जो पेपर देखा मुझे लगा तो बड़ा टफ पेपर पूछते हैं। मतलब हो तो जाएगा आराम से, मजा भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नॉन हिंदी वाला थोड़ी सी हिंदी पढ़े काम चला लेगा। बहुत गहरे स्तर के प्रश्न आते हैं उसमें। अब उस 120 नंबर हिंदी में या उस पेपर में जो राजस्थान का बच्चा होगा या हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र का बच्चा होगा, जिसकी हिंदी अच्छी होगी और इंग्लिश भी ठीक होगी, वो 125 नंबर लाएगा 200 में से। और जिसको हिंदी नहीं आती वो कितना भी जोर लगा ले 40-50 पे आएगा। 60-70-80 नंबर गैप हुआ, काम खत्म हो गया। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका क्या होता है कि अपना जो सिलेबस है जीएस का, उस सिलेबस में राज्य के बारे में इतना पूछो कि एक लेवल के बाद किताबों से पढ़ के बाहर के लोग उतना काम न चला सके, जो उस राज्य में लगातार रहता है उसको ये बेनिफिट रहे। भाषा का, साहित्य का, संस्कृति का, भूगोल का, इतिहास का, इन सारे हिस्सों के प्रश्न ज्यादा पूछे जाए। इस मामले में राजस्थान अव्वल है सब राज्यों से आगे। इतना अव्वल है कि फिल्म्स में जो आपके 150 सवाल आते हैं उनमें से 20 तो चलिए सी सेट टाइप का है जिसमें रीजनिंग वगैरह सब चीजें आती हैं। 130 में से लगभग 55 प्रश्न केवल राजस्थान स्पेसिफिक आते हैं। ये अनुपात दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी जगह 5, 10, 15 सवाल आते हैं, यहाँ 55 सवाल आते हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान गली गली का परिचय एकदम। कौन सी गली में कौन सी मिठाई बनती है, कौन सी गली में कौन से तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। हमने पहले कोशिश की, दिल्ली के हमारे 2 टीचर्स जो राजस्थान से जुड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये टॉपिक क्या पढ़ा पाएंगे, तो बोले हाँ पढ़ाएंगे। उन्होंने खूब बड़ी मेहनत की, 1 साल में राजस्थान को याद कर लिया पूरा अच्छे से, गली गली में एकदम याद कर लिया, देखने भी लग गया जा जाके। उसके बाद भी 2 महीने पहले बोले कि सर मैंने इतनी गलियां याद करनी है, उसके बाद भी 2-4 गलियां छूटी जाती हैं मुझसे, और वो फिर मैं बड़ा फंस जाता हूँ। तो हमने फिर तय किया 2 महीने पहले कि अब राजस्थान का हिस्सा पढ़ाने के लिए राजस्थान का ही कोई टीचर जिसने 15-20 साल यही पढ़ाया आपको, तो हमने ढूंढ लिया। वो टीचर जुड़ भी गए दृष्टि में, हमारे 1-2 फैकल्टी मेंबर्स हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे तो बात करने में मजा आया। तो उनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि राजस्थान में कौन सी वेशभूषा पसंद, फिर वो पूरे एक जिले में एक गाँव को बताना शुरू कर देंगे कि सब रटा हुआ है सुपर कंप्यूटर की तरह से। ये 55 सवाल वही करवा पाएगा जिसने राजस्थान को पी रखा हो अच्छे से और आपको ठीक वैसे पिला दे पूरा का पूरा। इन 55 प्रश्नों को छोड़ दें। और मेंस में भी, मेंस में क्या है कि हर टॉपिक के साथ में राजस्थान का इतिहास, विश्व का, भारत का, राजस्थान का, भूगोल, विश्व का, भारत का, राजस्थान का। अगर केवल राजस्थान स्पेसिफिक चीजें मैं छोड़ दूं, जो कि अपने आप में बड़ी तो हैं ही, ये जो राजस्थान स्पेसिफिक है ये तो छोड़ दें। और दूसरा, कुछ ऐसे टॉपिक्स मेंस में जो यूपीएससी में नहीं है, जैसे योगा, योग के बारे में एक छोटा सा हिस्सा है, मनोविज्ञान के बारे में छोटा सा हिस्सा है जो यूपीएससी में नहीं आता उस तरह से। तो ऐसे 2-4 छोटे छोटे हिस्से अगर छोड़ दें, जो कि मुश्किल से कुल मिला के 10 दिन की तैयारी का मामला होगा मेंस का, 10 दिन मान लीजिए उसको मैक्सिमम।
अगर आप शॉर्टकट तैयारी करते हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं, केवल मेंस के हिसाब से क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं, इतना मामला है। तो सार क्या है? आईएएस की पूरी तैयारी ठीक से कर लेने के बाद अगर आपको राजस्थान का एग्जाम देना हो तो दरअसल आपको एक चीज पढ़नी है ध्यान से, राजस्थान स्पेसिफिक सारी चीजें, प्लस मुश्किल से 10 दिन में मेन से कुछ हिस्सा। ये राजस्थान वाली चीजें जो है मेरे ख्याल से 3 महीने में क्लासेस में, और यदि आप टूट पड़े उनके ऊपर, रात दिन करने के मूड में आ जाएं, तो शायद 1-1.5 महीना। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो 1-1.5 महीना पर्याप्त होना चाहिए। यदि रोज एक क्लास कर रहे हैं तो शायद 3 महीने पर्याप्त होने चाहिए। इसलिए पहला सॉल्यूशन है कि आईएएस की तैयारी ठीक से करने के बाद 2, 2.5, 3 महीने पूरी ताकत से लगा दीजिए, आरएएस आपकी मुट्ठी में होगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आरएएस की तैयारी कीजिए, लेकिन आरएएस की तैयारी करते हुए 2 विशेष काम करते हुए चलेंगे। पहला, प्रीलिम्स के लिए इन हिस्सों की जब तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज से क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हुए चलिए। क्लास में हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना हुए हो, पर उस बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन है, आंसर है, व्याख्या दे रखी है उसकी। इससे क्या होगा? आरएएस तैयार हुआ, साथ साथ आईएएस के लिए भी आपकी एक भूमिका बन चुकी है। फिर आप राजस्थान स्पेसिफिक पढ़ लीजिए, और जब आरएएस के बाद आईएएस का एग्जाम देना हो तो आईएएस के एग्जाम के लिए जो हिस्सा बच गया इस प्रीलिम्स के बाद, वो हिस्सा ऐसा है कि एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और उसको छोड़ के जो जीएस का बचता हिस्सा, जैसे इथिक्स है, गवर्नेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो यहाँ हो जाएगा थोड़ा सा, या फिर जैसे आईआर है, गवर्नेंस है, इन सब में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, बाकी अपने आरएएस में पढ़ाई होगा। हमने पिछले साल मेंटरशिप में प्रयोग किया, जिसके बेस पे मैं आपसे बात कह रहा हूँ, भी समझाऊंगा प्रयोग क्या किया। अगर आरएएस की तैयारी ठीक से कर ली और आईएएस का एग्जाम देना है तुरंत, समय नहीं आपके पास, ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग चीज है, बाकी सारी चीजों को मैनेज करने पे आएंगे तो 30 दिन में मैनेज किया जा सकता है। मैनेज ठीक से नहीं, ठीक से पढ़ेंगे तो कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए। मैनेज कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। 30 दिन में आरएएस के बाद आईएएस के जीएस को मेंस के लिए मैनेज किया जा सकता है। ऑप्शनल इसमें शामिल नहीं है। अब मैं आपको 2 ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर आप आरएएस की तैयारी करें और आईएएस का एग्जाम देना हो, आरएएस से आपको आईएएस की तरफ जाना हो, तो क्या छोटे तरीके हो सकते हैं, एक ऑप्शनल का और एक जीएस का। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप आरएएस के बाद आईएएस सोच रहे हैं तो 2 काम करते रहिएगा। प्रीलिम्स के लिए पीपीएससी प्रैक्टिस, और मेंस के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर 150-200 शब्दों में लिखने का अभ्यास करते रहिए, तो आप मोटे तौर पर तैयार हैं उसके लिए। जो हिस्सा बच गया उसकी तैयारी कैसे करेंगे और ऑप्शन की तैयारी कैसे करेंगे। जो हिस्सा बचता है जीएस में, उसके लिए हमने एक तरीका पिछली बार निकाला। पिछले साल हमने मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम जब किया तो उसमें लगभग 65 बच्चे हमारे पास रोज बैठते थे। इस बार उनकी संख्या बढ़ के 100 के ऊपर निकल गई है, जबकि इस बार रिजल्ट प्रीलिम्स का बहुत खराब है सीसेट की वजह से, लेकिन तब भी संख्या हमारे पास 100+ है। इन 65 में से 51 बच्चों का आईएएस का मेंस निकला, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है, 80% के आसपास है, जबकि यूपीएससी में रिजल्ट 19% इस बार था। मतलब मेंस देने वालों में से 19% का मेंस हुआ था, हमारे इन 65 में से 51 का मेंस हुआ, जो कि 80% के आसपास। तो हमें बड़ी खुशी थी कि कैसे इन लोगों ने मैनेज किया। कैसे मैनेज हुआ? हमने 2 चीजों पर काम किया। एक, उत्तर लेखन का अभ्यास इतना ज्यादा हो जाए कि उनका एक भी प्रश्न छूटे नहीं परीक्षा में, क्योंकि यूपीएससी में इस समय मेन चैलेंज है सारे आंसर लिखने का। और पहले दिन इन सब बच्चों के बहुत आंसर छूट रहे थे, और धीरे धीरे 30, 40, 50 दिन होते होते सब बच्चे पूरा लिखने लगे, अच्छे से लिखने लगे। और इस साल तो हमारे पास 34 बच्चे जयपुर ब्रांच में आईएएस की मेंटरशिप कर रहे हैं मेंस की, जिनमें से 34 जुड़े हुए हैं, लेकिन 6-7 बच्चे रोज आके बैठते हैं, टेस्ट लगातार दे रहे हैं। हमने इस बार, और हो सकता है कि इस बार पहली बार राजस्थान सेंटर से, जयपुर सेंटर से मेंस मेंटरशिप से कोई बच्चा आईएएस में सिलेक्ट हो जाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि पहली बार है, कभी कभी 2 साल लगते हैं चीजों को सही लेवल पे लाने में। अब जीएस में हमने दूसरा क्या किया। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने प्रीलिम्स दी या मेंस की तैयारी की नहीं थी, तो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, जैसे आईआर है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास दिल्ली में जो होती है आईएएस के लिए, या जो यहाँ होती है, वो लगभग 30 दिन की होती है। आईआर लगभग 30 दिन चलता है, क्योंकि फाउंडेशन बैच में हमें सारा सिलेबस बहुत गहराई से पढ़ाना पड़ता है। अब जिसको मेंस देना, वो कैसे काम करेगा? 30 दिन कैसे पढ़ेगा? उसके पास टाइम ही नहीं है इतना ज्यादा। तो हमने जो आसान रास्ता उन बच्चों के लिए निकाला था, जो आप भी निकाल सकते हैं अपने लिए उस समय पे। वर्ल्ड हिस्ट्री 30 दिन पढ़ते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आमतौर पर एक आता है सिर्फ।
आईआर 30 दिन पढ़ते हैं, क्वेश्चन उससे 4-5 आते हैं, पर क्वेश्चन सारे करंट अफेयर्स पे आधारित ही आते हैं यूपीएससी में, ट्रेडिशनल पूछते ही नहीं। और ट्रेडिशनल पूछते भी हैं तो केवल उस टॉपिक का जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन होता है उसी का पूछते हैं। जैसे यूक्रेन रशिया चल रहा है ना, तो यूक्रेन रशिया का ट्रेडिशनल शायद पूछे तो पूछ लें, नहीं तो करंट पे ही पूछते हैं। तो हमारी मेंटरशिप टीम ने जो काम किया वो ये कि साल भर के करंट अफेयर्स और बाकी जो हमारे संभावित प्रश्नों की सूची थी उनके बेस पर वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर हमने 25 से 30 क्वेश्चंस निकाल लिए और उनके आंसर रेडीमेड बच्चों को प्रोवाइड कर दिए और कहा कि भैया 1 दिन का समय है या 2 दिन का समय है, इन सब प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, रटो और कल आपका टेस्ट है, 1 ही दिन का टाइम है। कहीं दिक्कत है तुमसे पूछो, कंसेप्ट समझ में नहीं तुमसे पूछो, पर इतना समय है नहीं कि आप 30 दिन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे इसका, 1 ही दिन में खत्म करना। और बच्चों ने पढ़ा 1 दिन में अच्छे से। वो मेंस देने वाले बच्चों की क्षमताएं बहुत बढ़ चुकी होती हैं उस समय तक, 25-30 क्वेश्चन कुछ होते नहीं उनके लिए 1 दिन में। 25-30 क्वेश्चन पढ़े, पॉइंट्स नोट किए छोटे छोटे, हर सवाल में 5-5 पॉइंट्स नोट किए, रटे, नेक्स्ट डे टेस्ट दिया, 1 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म। आईआर 2 दिन में खत्म, इसमें 30-40 क्वेश्चन बन गए करंट अफेयर्स के बेस पे, खत्म। मेंस के समय जो टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं आते केवल मेंस में आते हैं, अगर आपके पास एक टीम साथ में हो जो आपको ये बता सके क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं और उनके उत्तर में ये पॉइंट्स लिखने पर्याप्त हैं, ये सारा खेल मेंटरशिप, यही तो खेल होता है। मेंटरशिप क्या होता है मेंस का? प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रीलिम्स का अभ्यास करवाने का मामला है, मेंस के मेंटरशिप में ये भूमिका ज्यादा रहती है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि राजस्थान की तैयारी के बाद यदि आपको आईएएस का मेंस देना हो तो प्रीलिम्स के अलावा जो बाकी टॉपिक्स बचते हैं उन सारे टॉपिक्स की तैयारी इस तरह से जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम 30 दिन के अंदर आप करके निपटा सकते हैं। ये तैयारी बहुत गहरी नहीं है, इंटरव्यू में दिक्कत आएगी क्योंकि आपके सवाल बड़े गहरे होंगे इंटरव्यू में। तो मेंस के रिजल्ट या मेंस देने के और इंटरव्यू के बीच में जो 5-5.5 महीने मिलते हैं उसमें मैं उन बच्चों से कहता हूँ कि अब आप इन चीजों को ठीक से पढ़ लीजिए ताकि अगर इंटरव्यू में सवाल पूछे तो वहां आप बता सके। नहीं, मेंस में तो सवाल है, कोई आपसे खड़ा हो, थोड़ा पूछ रहा सामने खड़ा होकर सवाल है, आपने गोल मटोल कुछ लिखा, भाग गया वहां से, कौन पूछ रहा है आपसे? इंटरव्यू में आपने गोल मटोल जवाब अगर दिया तो सामने 5 लोग बैठे हुए हैं और इन 5 का अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, अलग अलग भी। वहां आप गोल मटोल जवाब देंगे तो बोलेंगे बेटा गधा मत बनाओ, सही से बताओ इसका आंसर पता है तो 2 मिनट में ना निहत्था कर देते हैं वहां पर। तो इंटरव्यू देने के लिए डेप्थ की जरूरत है, मेंस के लिए तो आप काम चला सकते, यही ऑप्शनल में है। अब ऑप्शनल का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो बड़ा अजीब सा लगेगा। आरएएस के बाद अगर आपको आईएएस देना हो, जब तक आरएएस में ऑप्शनल था तो बात अलग थी, अब तो वो है नहीं। ऑप्शनल आईएएस के लिए बड़ा क्रूशियल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सही ऑप्शन चुन लिया और सही तैयारी कर ली तो आईएएस बनने का रास्ता खुलेगा, वरना आईएएस बनना बड़ा मुश्किल है एक अच्छे ऑप्शन के बिना। 500 नंबर का है और यदि आप उसमें से 275 प्लस ले आते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जैसे रवि सिंह के इस बार 284 मार्क्स हैं और 2018-19 में नंबर ज्यादा आए थे ऑप्शनल में सभी विषयों में, तो उस साल प्रदीप द्विवेदी के 344 नंबर भी आ गए थे। पर उस साल सभी में, मतलब उस साल का जो एवरेज स्कोर था 10-15 नंबर ज्यादा था, पर 344 तब भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन हाँ, यूपीएससी में एवरेज स्कोर ऊपर नीचे होते रहते हैं। पिछले 2 साल से ऑप्शन में स्कोर बहुत कम आ रहा है। इस समय किसी के 300 नंबर अगर हैं यूपीएससी में ऑप्शन में तो वो भगवान के बाद नंबर 2 पे वही है इस समय, अगर 300 नंबर इस समय वो लेके आ रहे हैं। इस समय 275 प्लस का मतलब बहुत ही शानदार नंबर है। अब मान लीजिए कि आपका आरएएस दिया, इतने में आईएएस का प्रीलिम्स निकल गया, मेंस 3 महीने बाद है, ऑप्शनल भर तो दिया था, पढ़ा नहीं है कुछ भी, तो क्या करें? अच्छी स्थिति तो यह है कि ऑप्शन कम से कम 3 महीने ठीक से पढ़ें पहले आप, उसके बाद आईएएस का एग्जाम दें। मान लीजिए नहीं पढ़ पाए तो मुझे ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम ध्यान आते हैं, नाम बता भी सकता हूं, नहीं भी बता सकता हूं। उनमें से एक लड़का आईपीएस बना और अभी आईएएस बना, क्योंकि उसको आईपीएस उसकी चॉइस नहीं थी, रैंक तो आईपीएस वाला था। फिर वो उत्तर प्रदेश में एसडीएम भी बना, उसने उत्तर प्रदेश में एसडीएम बनना चुना, आईएएस को नहीं चुना। विपिन उसका नाम है। उसने 2-3 साल पहले मुझसे बात करके हिंदी साहित्य विषय लिया, कुछ दिन शायद क्लास की होगी, कुछ ध्यान नहीं है, और बाद में पता लगा कि वो बच्चा ना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेस्ट सीरीज में, हिंदी साहित्य में जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम दिया, सिलेक्ट भी हो गया आईएएस में। इस बार उसने इंटरव्यू दिया आईएएस का फिर से। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा तुमने हिंदी इतनी कम पढ़ी
तो तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी, यूपीएससी में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कैसे मैनेज किया? एक और लड़का है जो पहले ही अटेम्प्ट में यूपी में एसडीएम बना, कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया, तो उसने कहा कि सर मैंने तो इतनी कम पढ़ाई की, मैं जब पहली बार मेंस दे रहा था मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारी तैयारी बहुत कम है, तुम बस दे लो एक्सपीरियंस के लिए, अगली बार ठीक से देना। और मैं पहली बार में एसडीएम बन गया बहुत कम पढ़ के। अब उसके बाद से वो मेरे पास आ रहे हैं कि कैसे लिखे, मैं बताओ जरा, जो कह रहे थे कि इस साल ऐसी दे दो, अगले साल तैयारी करना। इन दोनों का अनुभव इतना रोचक मेरे लिए है। इन्होंने क्या किया, तैयारी इतनी कम की बाकी लोगों की तुलना में। जैसे इसने क्या किया, विपिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, विपिन से मैंने पूछा स्पेशली, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा सर मेरे पास टाइम कम था तो मैंने पूरा विषय ध्यान से नहीं पढ़ा, नोट्स थे, कुछ क्लासेस देखी थी। तो हिंदी साहित्य में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 157 क्लासेस होती हैं, तो उसमें लगभग 140 दिन तक हम रोज टेस्ट लेते हैं बच्चों को, और वो क्वेश्चन आंसर हमने इस बार बच्चों को उपलब्धि करवा दिए। यहाँ पर राजस्थान के बच्चों को रोज 3 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, तो लगभग आप मान के चलिए कि 400 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं क्लास में, और 18 टेस्ट अलग से लेते हैं। ये 400 जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड करते हैं कि क्लास से पहले क्वेश्चन दिया, बच्चों ने देखा, क्लास के अंत में आंसर भी प्रोवाइड कर दिया, मॉडल आंसर इससे क्या हो सकता है। और उसने कहा सर जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत ही क्या है। मैंने केवल उन 400 प्रश्नों और उनके उत्तरों को कई बार पढ़ के अच्छे से कंठस्थ कर लिया, ध्यान कर लिया, और लगभग सारा पेपर इन प्रश्नों में से आ जाता है। एक दो क्वेश्चन नहीं आते तो वो इन प्रश्नों के बेस पे मैनेज हो जाते हैं। तो मैं क्यों इतना पढ़ूं, टाइम था ही नहीं मेरे पास। अब इतना मैं नहीं सोच पाया था आज तक जितना उसने मुझे बताया। और ये जो दूसरा बच्चा था, उसका नाम मधु है, मधुर उसका नाम है, उसने बताया सर टाइम बहुत कम था, पढ़ाई हल्की फुल्की कर पाया था, और मुझे ये पता था कि अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ प्रभावशाली बातें लिखनी होती हैं। तो मैंने एक ही काम किया, दृष्टि की वेबसाइट पे ना सारे टॉपर्स के आंसर पुराने मिल गए, मॉक टेस्ट वाले। मैंने टॉपर्स के आंसर्स पढ़ पढ़ के उनमें से वो सारी बातें ढूंढ के इकट्ठी कर ली जो बहुत प्रभावशाली थी, ऐसी 20-30 चीजें। और मैंने अपने जीएस के पेपर्स में, हिंदी के पेपर्स में चुन चुन के वो बातें जबरदस्ती शामिल कर दी, अच्छे से शामिल की, मतलब जोड़ के। और कह रहे तैयारी के हिसाब से नंबर शायद मेरे उतने ना आते, लेकिन इन चीजों की वजह से नंबर मेरे एक ही बार में इतने आ गए कि मैं एसडीएम में आ गया, वो भी अच्छे रैंक के साथ आ गया। इसलिए यदि आपके पास समय कम हो तैयारी का, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आरएएस के बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए जीएस के लिए 30 दिन, ये तैयारी गहरी तैयारी नहीं है, काम चलाओ तैयारी है, बस मेंस निकालने की तैयारी है। और ऑप्शन, यदि आपने 6 महीने पढ़ा है तो बेस्ट है, 3 महीने पढ़ा है तो काम चल सकता है, और यदि पढ़ा ही नहीं है तो जो भी विषय, जैसे अभी हमने हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी ये सब चीजें कर दी हैं। एक मेंस कैप्सूल सीरीज नाम से बुक निकाली है, हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी में भी। उसमें क्या है, पेपर 1, पेपर 2, 300 क्वेश्चन जो संभावित हैं, प्रश्न और उनके उत्तर। कि समय नहीं है सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़िए, और यदि पहले से पढ़ा हुआ है तो उससे रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करते जाना है, और एग्जाम में जाके लिख के आ जाना है, बस। तो आरएएस के बाद आईएएस की तैयारी का ये तरीका होगा, और आईएएस के बाद आरएएस की तैयारी ज्यादा आसान है, इसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात है नहीं। अब आरएएस आईएएस को लेकर कोई दुविधा बची तो बताइए, नहीं तो हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं। हाँ पूरी अभी अभी आ रहे, मीडियम पे भी आ रहे, अभी आ रहे मीडियम पे। ऐसे के लिए जो आजकल स्थिति है ना यूपीएससी में, वो जो टॉपिक्स आजकल आ रहे हैं, मतलब पिछले साल से जो टॉपिक्स आ रहे हैं, देखिए पहले क्या था, 2020 तक, अगर मैं पिछले 6 साल की बात करूं, 2013 से 2020 मोटा मोटा मान लीजिए, 14 से मानिए, 14 से और 2021, ये 2 ट्रेंड्स अलग अलग हैं। 2014 से 20 में क्या था कि आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 4 में से 1, 4 में से 1। इस साल भी यही है, 4 में से 1 और 4 में से 1, यानी कुल 2 ऐसे लिखने हैं। लेकिन जो अंतर आया पिछले 6 साल में क्या था कि इन टॉपिक्स में से एक वर्ग में आमतौर पर अमूर्त विषय पूछ रहे थे। अमूर्त का मतलब दार्शनिक टाइप के विषय, कल्पना मूलक विषय, जैसे सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, ऐसे विषय। अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, विशिष्टता की खोज, जैसे इतने टॉपिक है। ये शिशु को खिलाने वाले हाथ, ये टॉपिक है। ये वो टॉपिक अमूर्त होते हैं जिन टॉपिक्स में आपके जीएस की तैयारी बहुत हेल्प नहीं करती है। आपने हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, साइंस पढ़ा,
लेकिन उसको पढ़ने के बाद लिखना है सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, वो तो काम नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा। और जो बाकी 4 टॉपिक्स थे वो थे सामान्य टॉपिक, जिनको मूर्त विषय कह सकते हैं। मूर्त का मोटा मोटा मतलब है जो आप जीएस की पढ़ाई से काम चला सकते हैं। जैसे पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है उस पे ऐसे आ गया, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म पे ऐसे आ गया, जैसे फेडरलिज्म संघवाद, भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियां, ये निबंध आ गया। जैसे क्या भारत में न्यायपालिका और संसद के बीच में संतुलन उचित है, ये टॉपिक आ गया। ये टॉपिक क्या है, जीएस में करंट अफेयर्स में कई बार आपने पढ़ा, पॉलिटी में संघवाद बैलेंस ऑफ पावर्स बार बार पढ़ा, जुडिशियल सुप्रीमेसी पढ़ा और कैसे बैलेंस दोनों ऑर्गन्स के बीच में ये पढ़ा। इतनी बार पढ़ा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद भी आपको पता है, और पिछले 1-2 साल में जो करंट अफेयर्स में डिबेट्स हुई वो भी आपने कई बार सुनी हुई है। तो अंतर इतना है कि जीएस में आपको 200 शब्दों में लिखना है, निबंध 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। पर यदि आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ी हुई है तो आपको लिखने में कहाँ कोई दिक्कत है, आराम से लिख लेंगे, तो लिखते ही हैं सब लोग। अब यूपीएससी ने इस बार क्या किया है, पहली बार 2021 में, वो ये है कि दोनों ही टॉपिक यानी कि 4 ये 8 के 8 टॉपिक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कर दिए। ये भी एब्स्ट्रैक्ट, ये भी एब्स्ट्रैक्ट, 8 टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट हो गए। जैसे इस बार जो टॉपिक था द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, हीगल का कथन है बहुत प्रसिद्ध, उस पर निबंध ही पूछ लिया। यानी जो सत्य है वो तार्किक है और जो तार्किक है वही सत्य है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, उससे टॉपिक नहीं सधेगा आपका। तो जब एसए की तैयारी के बारे में बात करेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा, यूपीएससी के लिए एसए राइटिंग का एक ही मतलब बचा है, आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पर सोचने यानी थिंकिंग और राइटिंग का अभ्यास करना होगा। और वो मेरे ख्याल से अभ्यास आप अभी से भी शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। महीने में कम से कम 1 या 2 बार ऐसा कोई ना कोई टॉपिक लिखने का अभ्यास करें, उससे पहले सोचने के लिए अभ्यास करें। अगर आप ऐसे की क्लास करके मैं पढ़ाता हूँ ऐसे वाला टॉपिक, तो उसकी मदद से यदि अपने आप कर रहे हैं तो 2-3 दोस्त मिलके कोई टॉपिक लें अमूर्त सा, मिलके सोचें, डिस्कस करें। 10-20 टॉपिक का अभ्यास करते करते आपकी सोचने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। जब पॉइंट सोच पाए तो स्ट्रक्चर बनाए उसका। और ये मामला कोई बहुत लंबा नहीं होता, अगर आप 1 महीना ठीक से मेहनत कर लेंगे निबंध के लिए तो आप किसी भी अमूर्त से अमूर्त विषय पर पॉइंट सोच भी पाएंगे, स्ट्रक्चर में भी ला पाएंगे और फिर उसको ठीक तरीके से लिख भी पाएंगे। 1 महीने की मेहनत है उन बच्चों के लिए जिनको ऐसे राइटिंग में दिक्कत है, जिन्होंने गाय के बाद निबंध लिखा नहीं कभी, उनके लिए, जिनका पहला निबंध गाय था, दूसरा था यदि मैं प्रधानमंत्री होता, और तीसरा दीपावली, जिन्होंने उस 3 निबंध 6वीं 8वीं के बाद कभी निबंध नहीं लिखा, उनके लिए 1 महीने की कठोर तपस्या है, तब जाके ऐसे निबंधों को ठीक से लिख पाएंगे। पर ये तपस्या प्रीलिम्स के बाद करनी है, मेंस के बाद करनी है, ऐसा नहीं है। जब मन करे, अभी भी मन करे तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जीएस से बहुत लिंक्ड है भी नहीं। तो जीएस पढ़ा है नहीं पढ़ा इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो क्षमता बढ़ाने की बात है ना। तो इस क्षमता का विकास करने के लिए अभी का समय भी ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पर शुरुआत कर सकते हैं। अब आईएएस आरएएस का लिंक क्लियर है आप लोगों को एकदम पूरी तरह से। चलिए अब दूसरे विषय पर आते हैं। ये वाला हो गया। 2023 की तैयारी मैंने सांकेतिक रूप में बता दी है। ये सवाल आपके तो ऐसे ही सवाल था कुछ, क्यों बादल, क्या सवाल था? वो तो हो गया, स्पष्ट हो गया ना। चलिए 2023 वाला आपका था। मैंने आपको जो संकेत किया ना 23 वाला, जिनको 23 में एग्जाम देना है आईएएस का, कुछ नहीं करना है। अभी से जीएस अगर आप क्लास कर रहे हैं तो जीएस की 1 क्लास रोज और ऑप्शनल की 1 क्लास करना शुरू कर दीजिए। दिसंबर तक कोशिश कीजिए कि ऑप्शनल खत्म हो जाए और जीएस के 5 हिस्से पूरे हो जाएं, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो प्रीलिम्स में आएंगे। जनवरी से 28 मई तक केवल प्रीलिम्स पढ़िए। और केवल प्रीलिम्स पढ़ने का मतलब क्या है कि जो 5 हिस्से हैं उनको रिवाइज करना है बार बार, पीपीएस से और मेंटरशिप के थ्रू कर सकते हैं। सीसेट पे जितनी जरूरत है उसके हिसाब से अभ्यास कीजिए, क्योंकि सीसेट में बहुत बच्चे फेल होते हैं। आईआरएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद अगला अटेम्प्ट आईएएस के लिए दे रहे हैं और सीसेट पे फेल हो जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं। तो सीसेट अगर कमजोर है तो रोज 1-2 घंटे उस पर भी देने चाहिए। अगर सीसेट अच्छा है तो सप्ताह में 1 बार 2 घंटे काफी होंगे। तो तैयार हो चुका है? हाँ कर सकते हैं, दिसंबर तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिसंबर तक कोशिश करने की ऑप्शनल प्लस जीएस का प्रीलिम्स वाला हिस्सा हो जाए। अगर इतना हो गया
तो जनवरी से मई तक प्रीलिम्स के रिवीजन करते रहिए अच्छे तरीके से, और प्रीलिम्स के बाद 3 महीने आपके हाथ में, 3-3.5 महीने, उसमें क्या करना है, जीएस के जो हिस्से बच गए उनका शॉर्टकट 30 दिन वाला, एससी की प्रैक्टिस 8 से 10 ऐसे उस समय लिखेंगे, और जो ऑप्शनल है और जीएस प्रीलिम्स वाला है उसको रिवाइज करेंगे मेंस के लिए, तो मैनेजेबल है। मेरी आप सबको सलाह है कि अगर आईएएस का प्रीलिम्स हो जाता है तो ज्यादा प्रयोग मत कीजिए, सीधे मेंटरशिप में आके ज्वाइन कर लीजिए, निःशुल्क प्रोग्राम है, उसमें बैठिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको रगड़ रगड़ के मेंस करवाई देंगे आपका, क्योंकि जितना रगड़ना पड़ेगा आप खुद नहीं कर पाएंगे। हम आपको रोज मजबूर कर करके रोज 2 पेपर के आंसर लिखवाएंगे 6 घंटे में, रोज 40 क्वेश्चन लिखवाएंगे आपसे। ये दृष्टि, ये वाला मेंस का बता रहा हूं मैं भी इनको। प्रीलिम्स वाले में तो आप अपने मैनेज कर लेंगे, इतनी दिक्कत नहीं है, साथ में भी कर सकते हैं, थोड़ी सुविधा हो जाती है। मेंस में बहुत आसान हो जाएगा अगर आप मेंस में हमारे साथ मेंटरशिप में, बहुत आसान हो जाएगा। राजस्थान वाला ज्यादा नहीं पूछते हैं, वो 55 प्रश्न हैं, जबकि लगभग 65 प्रश्न के आसपास, 75 के आसपास नॉर्मल आते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में स्टेट स्पेसिफिक राजस्थान में ज्यादा है अनुपातिक रूप से। यहाँ भी 75 क्वेश्चन नॉर्मल जीएस है, 55 आरएएस है राजस्थान का स्पेसिफिक है, और 20 वो बने हैं। यदि वो 75 आपके ठीक है और 20 ये वाले ठीक है तो बहुत मुश्किल आपके लिए बचता नहीं आरएएस का प्रॉब्लम सिखाना है। पर 55 प्रश्न मजाक नहीं है ना, तो उसको आप ये कर सकते हैं कि पहले आईएएस वाला पढ़ लीजिए पूरा, और राजस्थान स्पेसिफिक अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है, तो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लेवल का 1-1.5 महीना मेहनत करके मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, मैनेज हो सकता है। ठीक है जी। ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में, सोशियोलॉजी और पीएसआईआर में दोनों अच्छे हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है इनमें से? दोनों, और लेना एक ही है। दिक्कत वही हो गई, तू प्यार है किसी और का, तो चाहता कोई और है, लेना एक ही है। अगर प्रीलिम्स की दिक्कत आपको नहीं है, केवल मेंस में एक विषय लेना है और निपटाना है, तो सोशियोलॉजी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटा है, इजी है। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो अगर आपको जीएस से लिंक नहीं करना है तो सोशियोलॉजी छोटा और बढ़िया विषय है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में घातक है, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा है, तो मीडियम का ध्यान रखिएगा। अभी आ रहे 2023 की बात हो गई। अब वो जो भैया थे ऑनलाइन ऑफलाइन, थोड़ा सा उनको समझा दें और फिर एनसीईआरटी उस पर आते हैं। मुझसे कई बच्चे आजकल पूछने लगे कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा बेहतर है। इसका जवाब में 3 स्तरों पर दिया जा सकता है कि बच्चा कैसा है अपने आप में, पहले वो देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं वेरी वेरी सीरियस, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं तो सीरियस दूसरी कैटेगरी मान लीजिए। तीसरा मान लीजिए कि थोड़ा एवरेज, मतलब पढ़ने का मन करता भी है, नहीं भी करता है, नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, नॉर्मल बच्चा, कि पड़ोस में बच्चा आईएएस बन गया तो 3 दिन पढ़े जोर से, फिर सोचा कोई बात नहीं, वो तो बन ही गया, क्या फर्क पड़ता है, अब रुकेगा थोड़ा ना। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही शरारती किस्म के, नोटी बच्चे हैं, चंचल बच्चे हैं, तो पहले अपनी कैटेगरी ध्यान रख लीजिए। ध्यान है अपनी अपनी कैटेगरी, कौन से वाले में आएंगे आप? चौथे वाले में, सीरियस वाले में आएंगे, ऑल ऑफ अबव। आप में से कितने बच्चे चौथी कैटेगरी में रहे, नोटी वाली में? क्या बात है, मुश्किल से 6-7 हैं। और वेरी वेरी सीरियस वाले में, इसमें ज्यादा लोग हैं, अद्भुत, बहुत बढ़िया। बादल कह रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूं, ठीक है। तुम्हारा चेहरे से और बात करने के तरीके से लग रहा है तुम वेरी सीरियस वाले में तो नहीं होगे, नॉटी और सीरियस के बीच में कहीं सेट हो गए, नॉर्मल में। नॉर्मल का मतलब वैसे तो सब नॉर्मल ही है, लेकिन नॉर्मल का मतलब थोड़ी चंचलता भी है, सीरियसनेस भी है, दोनों चीजें हैं। देखिए अब समझ लीजिए ध्यान से, अगर आप बहुत सीरियस व्यक्ति हैं तो आपके लिए ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन की तुलना में। आपको अजीब सा लगेगा लेकिन सच यही है। क्यों बेटर है? असली सवाल है कि आप क्लास में क्यों आते हैं। क्लास में आने के कई कारण होते हैं, नहीं होते? होते कि नहीं होते बताइए। क्लास में आने का एक कारण होता है पढ़ाई,
कि क्लास में जाएंगे, टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, कोई डाउट होगा तो हम पूछेंगे, सवाल सॉल्व होंगे, आंसर लिखेंगे, दिखाएंगे। ये एकेडमिक हिस्सा एक है। दूसरा हिस्सा ये है कि वहाँ 3-4 दोस्त होंगे, ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा तो मज़ा भी आएगा, बातें भी होंगी। क्लास के बाद चाय की थड़ी पे बैठेंगे, क्लास से पहले भी थड़ी पे बैठेंगे, आधा घंटा पहले चाय कॉफ़ी पी, वहाँ गप्पे मारी, फिर क्लास में गए, फिर उसके बाद फिर आधा घंटा गप्पे मारी, साथ में खाना वाना खाया और अच्छे से अलविदा कह के कि कल फिर मिलेंगे यहीं चाय की थड़ी पे 3:30 बजे। चलिए आना तो पान की दुकान पे 3:30 बजे, और इस वायदे के साथ अपने रूम पे जाएंगे। पूरा पैकेज है जिसमें पढ़ाई भी शामिल है, और ये नॉर्मल बात है, बुरी बात नहीं है। अच्छे दोस्तों की भूख किसको नहीं है दुनिया में? सबको है। आप पढ़ने जा रहे हैं, 3-4 अच्छे दोस्त, जैसे कॉलेज लाइफ में आप जो टीचर से सीखते हैं उसका अनुपात तो 20-25% से ऊपर नहीं होता। 60-70-80% सीखना तो बाकी माहौल से होता है, पर वो माहौल बनता कॉलेज में है, क्योंकि आपकी उम्र के अच्छे पढ़ने वाले लोग एक साथ वहीं इकट्ठे होते हैं, आप भी वहां जाते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज हैं, डिस्कशंस हैं, डिबेटिंग है, ये है वो है, साथ में पढ़ाई भी है। तो पढ़ाई केवल क्लासरूम वाली नहीं होती है, कॉलेज में भी। ये तो स्थापित सिद्धांत है एजुकेशन का कि टीचर से जो बच्चा सीखता है उसका मैक्सिमम जो अनुपात है वो 1/3 है, 33% अधिकतम है, 25% से 33 के बीच में चलता है। बाकी बच्चे सीखते हैं आसपास के माहौल से। ये कॉलेज की बात चल रही है, यूनिवर्सिटी की बात चल रही है। यहाँ अनुपात थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ आप आमतौर पर कॉलेज पूरा करने के बाद आते हैं, केवल पढ़ने के भाव से आते हैं, इसलिए यहाँ अनुपात चेंज हो जाता है। तो जिनको केवल पढ़ना है, नौकरी कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है, गांव में है, शहर आ नहीं सकते हैं और पढ़ाई करनी है, बहुत दबाव है, जिनके दोस्त पहले से 3-4 अच्छे दोस्त हैं, गांव में रहते हैं, 3-4 बढ़िया दोस्त हैं, शाम को महफिल जमती है आधे घंटे की, वो कमी नहीं है जीवन में। या किसी का अफेयर पहले चल रहा है या शादी ब्याह हो चुका है, वो कमी नहीं है जीवन में, वो चीज़ अपील नहीं करती उनको, वो उस चीज़ के लिए क्लास में नहीं आते हैं कि मैं किसी को मतलब मैनेज कर लूँ, ऐसी इच्छा नहीं होती है मन में। तो वो बच्चे हैं वेरी वेरी सीरियस। जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए भी ऑनलाइन बेटर है। जो नॉर्मल बच्चे हैं कि पढ़ाई को लेकर सीरियस है लेकिन थोड़ी मौज मस्ती भी चाहिए, भाई वो तो चाहिए ना, उनके लिए मैं कहूंगा कि लगभग दोनों चीजें इक्वल है। थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट उनको ऑफलाइन में रहता है। तो जो चंचल बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन संभव नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन ही अकेला रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं उनके लिए। ठीक है, अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, तर्क भी तो होना चाहिए, केवल कहने से क्या होता है। दुनिया में कोई भी आपसे कुछ कहे मानिए मत जब तक आर्गुमेंट और तथ्य साथ में ना हो। किसी की बात नहीं माननी है, कोई बाबा हो या कुछ भी हो, मानने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि सीरियस बच्चे के लिए ऑनलाइन बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन में जब वो क्लास करेगा, आप यहाँ ऑफलाइन में एक दिन में एक क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपके पास चॉइस है कि आप दिन में 1, 2 या 3 क्लास कर लें। कुछ बच्चे, जैसे कल मैं दिल्ली में था तो कल एक बच्चा मुझसे मिलने आया, दिल्ली के बाहर का था, उसके पिता मेरे परिचित हैं, तो बात चल रही थी। तो उसका सवाल ये था कि जैसे अभी बैच शुरू हो रहा है, मैं ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, पर बैच में शुरू हो रहा है ज्योग्राफी। मेरी इच्छा थी कि मैं हिस्ट्री पहले कर लेता, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा रुझान ज्यादा है, तो मैं आसानी से कर लूंगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं अगला विषय पढ़ लूंगा। तो मैंने ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास है, हम आपको ऑनलाइन में इस बैच से अटैच नहीं करते, 3-4 महीने पहले जो बैच था उससे अटैच कर देते हैं। आप ऑनलाइन स्टूडेंट ही हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है दृष्टि में हमारे यहाँ, एक ऑफलाइन बैच के साथ अटैच कर दिया ऑनलाइन बैच को। जो क्लास यहाँ चल रही है, इस बैच से जो बैच अटैच है ऑनलाइन में, उसको वो क्लास मिल रही है लगातार, उसी क्रम में मिल रही है, सब कुछ उस क्रम में मिल रहा है। जो नोट्स आपको मिले वो नोट्स ऑनलाइन वाले बच्चों के घर पहुंच जाते हैं, पूरे के पूरे, सारी सुविधाएं वैसी की वैसी मिल जाती हैं। क्लासेस यहाँ आप सामने देख रहे हैं, वो ऐप पे देख रहे हैं, ये अंतर होता है। ठीक है, अब जो ऑफलाइन में बच्चा आएगा वो भी ऑनलाइन देख सकता है, हाइब्रिड कोर्स है, जो क्लास नहीं कर पाए घर पे जाके देख ले ऑनलाइन, पर उसको ये ऑप्शन नहीं है कि वो अगले 2 दिन की क्लास भी देख ले, वो तो ही नहीं, अभी कैसे देखेगा। पर ऑनलाइन में ये ऑप्शन बच्चों के पास होता है कि अगर वो चाहें, रिक्वेस्ट करें, तो हम उनको किसी पिछले बैच से एसोसिएट कर देते हैं। और इसका मतलब ये हो कि हिस्ट्री ऑफलाइन में, मॉडर्न हिस्ट्री तो 30 से 40 दिन में ही होगी। पर यदि ऑनलाइन में कोई बच्चा बहुत सीरियस है, गाँव में है, और उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ लूँ, वो एक दिन में 3 क्लास करके 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री निपटा सकता है। नोट्स नहीं उसके पास सारे के सारे,
क्वेश्चन पूछने की जितनी आज़ादी आपको है उतनी उनको भी है। वो अपने क्वेश्चन टाइप करके भेजते हैं, उसका आंसर टीचर क्लास में दे देते हैं। और यदि आप क्लास के साथ लगातार नहीं चल रहे, पहले का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमारी एक एकेडमिक सपोर्ट टीम है, उसका नंबर फोन करके आपको आंसर दे देगा सवाल का। वो सुविधा यहाँ भी है, वहां भी है। मेरी अपनी समझ है कि ऑनलाइन पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिनके बस की बात है वो ज्यादा फायदे में है। आप क्लास की स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए ना, 1.25 कर लीजिए। 3 घंटे की क्लास 2.25 घंटे में निपटा दीजिए, क्या दिक्कत है? पर क्लास में ये सुविधा नहीं है। फिर क्लास में 1-2 पॉइंट थोड़े मुश्किल थे, उसको आप रुक रुक के 2 बार देखिए, वहीं रोकिए, फिर ब्रेक कीजिए, फिर 2 बार देखिए। ये सुविधा ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो नहीं है। बीच में कुछ काम पड़ गया, पॉज कर दीजिए। क्लास में टीचर पॉज नहीं होता आपके चाहने से। अब कितने ऐसे करते रहिए, पॉज नहीं होगा, वो तो बोलेगा भाई। लेकिन ऑनलाइन में जब मन हुआ पॉज कर दिया, जब मन हुआ आगे बढ़ा दिया कि भाई ये टॉपिक मुझे आता है, आगे बढ़ते हैं 20 मिनट, वहां से करेंगे क्लास। ये ऑप्शन भी है। इसलिए अगर कोई मुझे आज कहे कि मतलब जैसे मुझे कोई चीज पढ़ने का मन है, कोई भी विषय, और कोई मुझे ऑप्शन दे कि एक तरीका ये कि 1.5 साल के लिए वहां जाके पढ़िए, एक तो वर्किंग आदमी जाए कैसे, कहाँ जा पाएगा, और दूसरा इसका ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, तो मैं तो हमेशा ऑनलाइन प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे केवल पढ़ाई करने से मतलब है, और पढ़ाई मुझे ठीक वैसी मिल रही है वहां पर, और ज्यादा चॉइस से मिल रही है। क्लास का टाइम 12 बजे है, आपका मन करता है मैं सुबह सुबह मुर्गे की तरह 5 बजे उठ के पढ़ूं, पर टीचर 12 बजे आएगा। ऑनलाइन में मजे ही मजे हैं, सुबह उठिए मुर्गे के साथ, पढ़िए उसी समय। क्या कोई समस्या है? अपने समय से, अपनी चॉइस से, अपनी स्पीड से, अपनी फ्रीक्वेंसी से पढ़िए।